हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एफआईआर का कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूं। एज पर न्यू लॉ मतलब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जो बना है नया कानून, रिसेंटली 2023 से जुलाई से हुआ था। रिसेंटली 2024 में ये लागू हो गया था। दोस्तों, अब आप ये देखेंगे पहले जो CRPC में था एफआईआर जो CRPC में आते थे सेक्शन 154 में एफआईआर आता था। अब जो आ गया है BNSS में जो है एफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया है सेक्शन 173 में। एफआईआर का पहले आप ये समझें कि एफआईआर एक्चुअली में क्या होता है। एफआईआर का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, हीनियस ऑफेंस हुआ जिसमें मोर देन 3 ईयर की पनिशमेंट है, जिसमें है कि उसको एफआईआर को जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ऑफेंस के बारे में, उसको एक रिपोर्ट के रूप में तैयार कर लिया जाता है। उसी को बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब आप ये समझें कि एफआईआर का एक्चुअल में यूज क्या होता है। एफआईआर का दोस्तों यूज जो होता है ना कि कोरिलेट करने के लिए जो ऑफेंस, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट जो आप BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है, उसके साथ हर समय एफआईआर को कोरिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप ये समझिए कि पहले जो होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में जो होता है कोरोबोरेशन की बात किया गया था कि कैसे कोई चीज़ घटना को, कोई भी ऑफेंस को कैसे कोरिलेट किया जाता है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के 157 में बताया गया था। अब जो नया कानून आ गया है BSA में, उसको 160 में बताया गया है कि उसको कोरिलेशन की बात किया गया है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन की बात में कोई भी स्टेटमेंट दिया एफआईआर में, बाद में कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने कुछ अलग दिया, कुछ अलग बयान फिर कोर्ट में जाके देता है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात किया है। जैसे आप कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में आप जानते होंगे, आप इंडियन एविडेंस एक्ट का पहले जो होता था कॉन्ट्राडिक्टरी का 145 में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात किया गया था। अब जो गया है BSA में जो है 148 में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात किया गया है। अब इस चीज़ से कोरिलेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के बेसिस पे बहुत कुछ कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन निकालता है, कोई भी ऑफेंस के बारे में पता चलता है कि एक्चुअली में क्या है। तीसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट का अब नया कानून के हिसाब से BSA में सेक्शन 6 आप देख लें। सेक्शन 6 में दिया गया है मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। अगर कोई घटना होता है ना तो बिना प्रिपरेशन का नहीं होता है, बिना ऑब्जेक्टिव का नहीं होता है, बिना मॉडिफाइड इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो भी होता है उसका इंटेंशन बहुत पता चलता है। ये बताया गया है BSA में सेक्शन 6 में एक्सप्लेन किया गया है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 9 का। उसमें सेक्शन 9 में बोला गया है कि रिलेवेंट फैक्ट्स रिलेवेंट अदरवाइज नॉट रिलेवेंट, तो उसको कैसे होता है कि नॉट रिलेवेंट को कैसे रिलेवेंट माना जाएगा, उस कंडीशन को वे सेक्शन 9 में आप BSA में देखेंगे। उससे भी एफआईआर को रिलेट करके पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आप जाते हैं कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन के BSA में सेक्शन 23 को आप देखें, उसमें क्या गया है, पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया जाता है उसको, जैसा कि आप जानते होंगे पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उस चीज़ को कोर्ट भी नहीं मानती है, उसको कोरिलेट और कोरिलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। क्योंकि एफआईआर जो होती है ना, इट्स ए नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इज ए सिंपली पीस ऑफ एविडेंस। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोरिलेशन, कॉन्ट्राडिक्शन और कंडक्ट, मोटिव, इस तरह से उसको एफआईआर को कोरिलेट करके BSA एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ नया जो कानून आ गया है BNSS एक्ट में, उसमें एफआईआर का क्या कॉन्सेप्ट चेंजेज हुए हैं। पहले जो CRPC में थे, अब में क्या चेंजेज आ गए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले भी था एफआईआर में कुछ चेंजेज जो हुए हैं BNSS एक्ट में किया गया है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, एक बहुत अच्छा जजमेंट था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP। उसमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ये लैंडमार्क जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि देखिए, इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता भी चल जाए ना, इन्फॉर्मेशन भी पता हो ना, तो आपको एफआईआर इज मैंडेटरी प्रोविजन। कुछ केस में जैसे बताया कि नहीं, उसको आप प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, मनी का मैटर हो गए, आपको करप्शन के मैटर हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंसी के मैटर हो गए, डिले एफआईआर डिले, अगर ज़्यादा डिले हो रहा है तो उस कंडीशन में, क्योंकि डिले जब भी एफआईआर होती है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होता है। इसके कारण भी वो ललिता कुमारी जजमेंट में बोला था कि आपको इस कंडीशन में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। लेकिन अब जो नया कानून में आ गया ना, तो उसमें आप बोला गया है कि आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस एफआईआर करने से 14 दिन तक होल्ड पे रख सकती है। दैट मीन्स वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, 14 दिन तक उसको होल्ड पे भी दिया जा सकता है। उसके बाद जैसे कि आपको अब नया कानून में क्या गया, पहले जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट था। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले भी थी, लेकिन उसको कानूनी रूप से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था, आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला था, पूरी तरह कानूनी रूप से एस्टेब्लिश नहीं किया गया था।
बोलते थे पुलिस वाले के थाने में जाते थे, बोलते थे कि नहीं भाई ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, वो बात ये बात। तो मेरा कहना है कि ये अब जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब एक कानूनी रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है कि कोई भी घटना हुआ लेकिन एफआईआर पहले आपको करना पड़ेगा, बाद में होगा ट्रांसफ़र कहीं भी कर सकते हैं, उसके बारे में आप बाद में सोचेगा। इसके बाद तीसरे चेंजेस जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहले क्या होता था कि आप एफआईआर करते थे तो उसको रिटेन में दे देते थे, ओरली देते थे, बाद में उसको रिटेन में रिड्यूस कर लिया जाता था। अब जो होता है कि आप रिटेन में तो देंगे ही, ओरली भी दे सकते हैं, बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक मोड व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको जाके आप एफआईआर दे सकते हैं। लेकिन प्रोविजन ये दिया गया है कि आपको कि अगर व्हाट्सएप के थ्रू देते हैं तो उस कंडीशन में 3 दिन के अंदर आपको थाने में जाके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे आपको साइन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो पहले क्या होता था कि एफआईआर जो होता था तो उसकी कॉपी जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन पहले क्या होता था इन्फॉर्मेशन जो होते हैं और विक्टिम, अब जो है इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं घटना के और विक्टिम दोनों को ये एफआईआर की कॉपी सप्लाई की जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत सारा जैसे रेप के विक्टिम हो गया, रेप बिटवीन महिला के द्वारा ही कोई भी महिला इन्वेस्टिगेशन आईओ के थ्रू ही पूरा उसका जांच पड़ताल किया जाएगा और वो उसका बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब जो होते हैं कि अब उसके कन्वीनियंस के द्वारा भी किया जाएगा, जैसे उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी उसका स्टेटमेंट दर्ज किया जा सकता है। इवन उसके रेसिडेंस पे अगर एबल नहीं है आने के लिए तो उसके रेसिडेंस पे भी जाके एफआईआर उसको इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारा इसमें जो रह गया ट्रांसपेरेंसी इतना दिया गया है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अब 14 दिन का टाइम लिया जा सकता है। अब 14 दिन के टाइम में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को लगता है कि नहीं भैया इसको कंडीशन में तो आयोग को दे सकता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद लगता है तो आप एफआईआर लॉन्च करें। तो मेरा ये कहना है कहीं कहीं ये जो टाइम पीरियड पर जैसे ललिता कुमारी और ये मैं थोड़ा तो कॉन्ट्राडिक्शन जरूर है, क्योंकि पहले मैंडेटरी कर दिया गया था, अब 14 दिन का टाइम है। डैट मीन 14 दिन का टाइम में बहुत कुछ चेंजेस होने का, स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ा जा सकता है, बहुत तरह का कानूनी जो है दाव के थ्रू खराब भी किया जा सकता है। ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि उसका थोड़ा निगेटिव रिमार्क हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो बीएनएसएस में ये भी बताया गया है कि नहीं, जैसे आपको एक बताते हैं कि अगर मान लो कि अगर नहीं सीनियर पुलिस अगर एफआईआर दिया और आईओ नहीं कर रहा है तो सीनियर पुलिस ऑफिसर को, सीनियर पुलिस ऑफिसर में सेक्शन 173 क्लॉज 4 में आप जो होता है आप सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास देते हैं, और सीनियर पुलिस ऑफिसर भी अगर आपकी बात को नहीं सुनता है तब आप क्या करते हो मजिस्ट्रेट के पास। पहले भी 156 क्लॉज 3 में सीआरपीसी में डालते थे, अब वही हो गया 173 क्लॉज 3 में। अब देखिए जैसे कि बहुत सारा इस पे 173 क्लॉज 3 पे भी जैसे बताया जो 156 और क्लॉज 3 था उसका सब सेक्शन 3 था, अब उसको जो है मजिस्ट्रेट को होता था कि एफआईआर को अगर पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं तो उसको डायरेक्शन देती पुलिस को कि आप एफआईआर लॉन्च करें। लेकिन बहुत सारे जजमेंट में ये भी बताया गया है, जैसे बहुत अच्छा जजमेंट है कि प्रियंका श्रीवास्तव स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने क्लियरली, सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं, देखिए मजिस्ट्रेट को पुलिस को डायरेक्शन एफआईआर का डायरेक्शन देने से पहले उसको पूरी तरह स्क्रूटनी करना चाहिए, मैकेनिकल वे में उसको डायरेक्शन नहीं दे देना चाहिए कि आप एफआईआर लॉन्च करें। उसको पूरी तरह स्क्रूटनाइज करने के बाद पूरी फैक्ट्स को, पूरा घटना को कोरोबोरेट करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें, उसके बाद जाके वो एफआईआर करने के डायरेक्शन दें। मैकेनिकल वे में नहीं करें, जस्ट मतलब वो रबर स्टम्प डिसीजन नहीं दें। ये जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट है। यही है दोस्तों नया कॉन्सेप्ट एफआईआर का। और इसके अलावा मैं जो मेरा चैनल है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, उस लॉ से रिलेटेड, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक में डालते रहूँगा। आप प्लीज़ देखें और समझें। थैंक यू।